Hello and welcome to ADON. Topics हैं line integral, Cauchy integral theorem and Cauchy-Grotzeck theorem. So सबसे पहले हम line integral कैसे solve करते हैं वो देखेंगे. Then Cauchy integral theorem and Cauchy-Grotzeck theorem से हमारे पास जो result आता है for integral वो. Now line integral क्या आएगा? Line integral of a complex function f of z from z1 to z2 along curve C is given by integral f of z dz over C. अब इसमें f of z क्या होता है? f of z होता है function of a complex variable z, right? एंड जिसमें z की फॉर्म क्या होती है? x प्लस आयोटा y. एंड x हमारा रियल पार्ट होता है एंड y हमारा इमेजिनरी पार्ट होता है, ये हमें पता है. एंड f ऑफ z की क्या फॉर्म होती है? f ऑफ z को ऑब्वियसली फंक्शन है किसी z का, मतलब कोई भी z वेरिएबल होगा, बट इसकी फॉर्म क्या होती है? इट इज u x कॉमा y प्लस आयोटा v x कॉमा y, जिसमें u एंड v कोई फंक्शन होंगे x और y के. मतलब f ऑफ z हमारे पास जो फंक्शन होगा उसे हम इस फॉर्म में ब्रेक करके लिख सकते हैं. अब हमारे पास ये इंटीग्रल है जो हमें सॉल्व करना है. सो इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं? इंटीग्रल जो f ऑफ z है उसकी वैल्यू पुट करेंगे u प्लस आयोटा v. ये भी सिंपल ऐसी फॉर्म में लिख दें क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है कि u और v फंक्शन है x और y के. एंड dz हम कैसे लिख सकते हैं? डेरिवेटिव ले लेंगे इसका, ये हो जाएगा dz इज इक्वल टू dx प्लस आयोटा dy. देन dz के प्लेस पे हमारे पास आ जाएगा dx प्लस आयोटा dy ओवर कर्व c. देन ये क्या हो जाएगा? इंटीग्रल c. अब इसका प्रोडक्ट ले लेंगे, ये हो जाएगा u dx प्लस आयोटा v dx प्लस आयोटा v मल्टीप्लाई आयोटा dy प्लस u आयोटा dy. अब जो रियल पार्ट है और इमेजिनरी पार्ट है उसे सेपरेट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा इंटीग्रल c. u dx रियल पार्ट है एंड ये आयोटा और आयोटा यहाँ पे आ रहा है तो ये भी रियल पार्ट हो जाएगा. वो कैसे? ये हो जाएगा u dx, इसे लिख लेते हैं प्लस आयोटा स्क्वायर v dy प्लस, अब इसमें आयोटा है इसमें भी आयोटा है, कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा? v dx प्लस u dy, राइट? नाउ आयोटा स्क्वायर इज -1, देन ये हो जाएगा इंटीग्रल u dx माइनस v dy प्लस आयोटा v dx प्लस u dy ओवर c. अब ये इंटीग्रल है, इसे सेपरेट करके लिख सकता है, ये हो जाएगा इंटीग्रल u dx माइनस v dy ओवर c प्लस आयोटा बाहर ले लेंगे, इंटीग्रल v dx प्लस u dy ओवर c. अब ये जो लाइन इंटीग्रल की हमारे पास फॉर्म आई है, ये कौन सी फॉर्म है? लाइन इंटीग्रल ऑफ अ रियल फंक्शन. अब हमारे पास ये जो u है एंड v है तो ये रियल फंक्शन ही, बट इसमें अगर आयोटा आ जाएगा तो ये इमेजिनरी पार्ट हो जाता है, और अगर ये वाला पार्ट है विदाउट आयोटा ये हमारा रियल पार्ट हो जाता है. एंड जब इसका कॉम्बिनेशन आता है देन ही हमारे पास कॉम्प्लेक्स फॉर्म आ जाती है. अब इसे हमने सेपरेट करके लिख लिया है तो ये रियल फॉर्म में आ गया है. अब रियल फॉर्म को हम कैसे सॉल्व करते हैं? रियल फॉर्म में लाइन इंटीग्रल सॉल्व करने के लिए हम पैरामीटराइजेशन यूज करते हैं. सो इसके लिए भी हम पैरामीटराइजेशन यूज करेंगे. नाउ हियर हम यहाँ पे जो लाइन इंटीग्रल सॉल्व कर रहे हैं, वी आर सॉल्विंग दिस अलोंग दिस कर्व सी. और अगर ये कर्व सी क्लोज्ड हो जाता है सो ये जो लाइन इंटीग्रल है उसे कैसे रिप्रेजेंट करता है? इफ सी इज अ क्लोज्ड कर्व देन लाइन इंटीग्रल कैसे होता है? इंटीग्रल क्लोज्ड सी एफ जेड डी जेड. अब इसमें हमारे पास कुछ रिजल्ट है, उसको डायरेक्टली अप्लाई करने से हमारे पास सॉल्यूशन आता है. तो फर्स्ट वी हैव डायरेक्ट रिजल्ट, बट उसमें कंडीशन क्या होती है? इफ एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक in a simply connected domain D, then integral
f of z dz from z1 to z2 is equal to integral, this integral is equal to capital F z2 minus capital F z1. सो हमें क्या करना है, ये जो कैपिटल F फंक्शन आएगा उसमें z के प्लेस पे z2 पुट करना है माइनस z के प्लेस पे z1 पुट करके सॉल्व कर लेंगे, तो हमारे पास ये डायरेक्ट आ जाएगा. अब इसमें कैपिटल F क्या है, कैपिटल F आई मीन कैपिटल F z डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z इज इक्वल टू f ऑफ z. सो जो डेरिवेटिव है इस कैपिटल F का वो हमारे पास f ऑफ z आता है. सो यूजिंग दिस हमारे पास ये फॉर्म आ जाएगी. नाउ अगर जो हमें कर्व C गिवन है उसे हम डिनोट करते हैं बाय गामा t. हम क्या कर रहे हैं, पैरामेट्रिक इक्वेशन फॉर्म कर रहे हैं. सो जो कर्व है उसे पहले गामा t की फॉर्म में चेंज किया, देन उसका सॉल्यूशन क्या आता है हमारे पास, जो इंटीग्रल होता है एफ जेड डी जेड ओवर सी वो इस फॉर्म में चेंज हो जाता है, दैट इज एफ ऑफ गामा टी. z के प्लेस पे गामा t आ जाएगा एंड गामा डैश t dt. एंड लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, a से b तक. इसे एग्जाम्पल के थ्रू सॉल्व करते हैं. सो एग्जाम्पल इज दिस, इवेल्युएट दिस इंटीग्रल 0 to 3 plus I z square dz along the line y is equal to x by 3. सो इसको इवेल्युएट करने के लिए हम क्या करेंगे, पैरामीटराइजेशन का यूज करेंगे और हम दो ऑप्शंस ले सकते हैं. पहला इसे ब्रेक कर लेंगे और दूसरा हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं. सो पैरामीटराइजेशन के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले लेट x इज इक्वल टू t. मतलब जो x है उसे xt फॉर्म में लिखना होता है, जो y है उसे yt में चेंज करना होता है. सो x को हमने t मान लिया तो y हमारा क्या हो जाएगा, y हो जाएगा t बाय 3. अब हमारे पास ये दो फॉर्म आ गई. अब z है, z क्या होता है, z होता है x प्लस आयोटा y. देन z t क्या होगा, xt प्लस आयोटा yt. अब xt की वैल्यू क्या थी, t प्लस आयोटा yt की वैल्यू क्या थी, t बाय 3. सो हम क्या कर सकते हैं, z के प्लेस पे ये वैल्यू पुट करेंगे एंड इसका होल स्क्वायर. अब dz को हम कैसे लिख सकते हैं, अब इसे भी पैरामेट्रिक फॉर्म में चेंज करना है. देन हमारे पास z होता है x प्लस आयोटा y एंड zt है xt प्लस आयोटा yt. दिस इम्प्लाइज dz क्या हो जाएगा, x डैश t प्लस आयोटा y डैश t. मतलब डेरिवेटिव किसके साथ हो जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू t, एंड दिस इज dz बाय dt. अब ये z फंक्शन है t का, सो इसका डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में होगा, t के रिस्पेक्ट में. सो हम दोनों तरफ डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू t. सो ये हो जाएगा dz बाय dt इज इक्वल टू x डैश t प्लस आयोटा y डैश t. x डैश d का क्या मतलब है, आई मीन दिस इज dz बाय dt इज इक्वल टू dx बाय dt प्लस आयोटा dy बाय dt. यही फॉर्म है. अब हमें सिर्फ dz का रिप्लेसमेंट चाहिए. सो ये t dt हम इस तरफ ले जाएंगे. सो dz क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू x डैश t प्लस आयोटा y डैश t एंड इसका प्रोडक्ट विद dt. अब हमारे पास ये जो फॉर्म आएगी इसे पहले वैल्यू को पुट कर लेता है. सो हमारे पास इंटीग्रल क्या हो जाएगा, दिस इज इंटीग्रल z स्क्वायर. z क्या आया हमारे पास, ये दिस इज zt इन पैरामेट्रिक फॉर्म. सो zt हो जाएगा t प्लस आयोटा t बाय 3 का होल स्क्वायर एंड dz क्या आया हमारे पास, x डैश t प्लस आयोटा y डैश t एंड dt. अब यहाँ पे लिमिट भी देखनी है. अब ये जो हमें पाथ गिवन है कि 0 से 3 प्लस आयोटा तक जाना है, मतलब जो हमें लाइन गिवन है y इज इक्वल टू x बाय 3, वो हमें सिर्फ कहाँ से कहाँ तक देखनी है, 0 से 3 प्लस आयोटा पॉइंट तक देखनी है. सो हमारे पास 0 से कहाँ तक जाना है, 3 प्लस आयोटा तक, राइट. सो x की वेरिएशन कहाँ से कहाँ तक है, x वेरिएट कर रहा है 0 टू 3 एंड y कहाँ से कहाँ तक है, y भी जाएगा 0 टू 1. अब यहाँ पे सो ये हमारे पास ऑब्वियसली कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे, हम कॉम्प्लेक्स प्लेन की बात कर रहे हैं, तो z1 हो गया 0. अब z1 0 है, इसका क्या मतलब है, x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू 0. इसका क्या मतलब है, x भी 0 है और y भी 0 है, राइट.
अब 3 प्लस आयोटा, z2 हम मान लेते हैं कि है 3 प्लस आयोटा। कंपेयर करो x प्लस आयोटा y से। इसका क्या मतलब है, x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 1 है। सो x में कहाँ से कहाँ तक वेरिएशन जा रही है, 0 से 3 तक, एंड y में कहाँ से कहाँ तक जा रही है, 0 से 1 तक। सिंस हमने x को t माना था, दिस implies t वेराइज फ्रॉम, t कहाँ से कहाँ तक जाएगा, जहां से x जा रहा है, मतलब 0 से 3x जाएगा, तो t भी 0 से 3 देखना है, तो इट वेराइज फ्रॉम 0 to 3। सो अब इसमें लिमिट भी आ जाएगी, हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रल 0 to 3 t प्लस आयोटा t बाय 3 का होल स्क्वायर x डैश t प्लस आयोटा y डैश t dt। जस्ट अभी सॉल्व कर लेंगे, सारी टीमिंग है। तो हमारे पास ये इंटीग्रल फॉर्म आई है। अब इसमें हमें x डैश t एंड y डैश t पता करना है। सो अभी हमने जो किया था, हमारे पास क्या गिवन था, कर्व y इज इक्वल टू x बाय 3, हमें लाइन गिवन थी एंड हमने इसे पैरामेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करा था। तो x ऑफ t हमारे पास क्या आया था, t आया था, एंड y ऑफ t हमारे पास क्या आया था, t बाय 3 पैरामेट्रिक फॉर्म में। अब हमें चाहिए xt, मतलब हमें चाहिए dx बाय dt, एंड x क्या है, फंक्शन है t का। सो dx बाय dt क्या हो जाएगा, d बाय dt, एंड xt क्या है, t, एंड इट इज इक्वल टू 1। सिमिलरली dy बाय dt क्या हो जाएगा, इट इज d बाय dt, एंड y क्या है, t बाय 3। सो t बाय 3 है, 1 बाय 3 कॉन्स्टेंट है, इट इज 1 बाय 3, बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा, dt बाय dt। सो हमारे पास क्या बचा, 1 बाय 3। जस्ट पुट द वैल्यू, ये हो जाएगा इंटीग्रल 0 to 3 t प्लस आयोटा t बाय 3 का होल स्क्वायर, एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, x डैश t हमारे पास आया 1 प्लस आयोटा y डैश t आया 1 बाय 3। सो इट इज आयोटा बाय 3 dt। अब ये पूरा पार्ट कांस्टेंट है, बाहर ले लेंगे, ये हो जाएगा 1 प्लस आयोटा बाय 3, एंड इंटीग्रल में क्या बचा, 0 to 3, इसको इवेल्युएट कर लेंगे, a प्लस b का होल स्क्वायर। सो ये हो जाएगा a स्क्वायर दैट इज t स्क्वायर प्लस आयोटा t बाय 3 का होल स्क्वायर दैट इज b स्क्वायर, यहाँ पे a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। सो वी डिड a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, t and b is iota t by 3, and overall हमारे पास क्या बचा, dt। सो ये हो जाएगा 1 प्लस आयोटा बाय 3 एज इट इज इंटीग्रल 0 to 3, एंड यहाँ पे क्या बचेगा, t स्क्वायर माइनस t स्क्वायर बाय 9 प्लस 2 आयोटा t स्क्वायर बाय 3 एंड dt। यहाँ पे माइनस क्यों आया, जब हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, सो t की पावर 2 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 2 9, एंड आयोटा स्क्वायर क्या होता है, आयोटा स्क्वायर इज -1। सो प्लस माइनस माइनस, इसलिए यहाँ पे -1 आ गया। अब इसमें डायरेक्ट इंटीग्रेशन लेना है, सो 1 प्लस आयोटा बाय 3 एज इट इज। अब डायरेक्ट इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, t रेज टू द पावर 3 बाय 3 माइनस t रेज टू द पावर 3 बाय 3 मल्टीप्लाई 9 माइनस 2 आयोटा t रेज टू द पावर 3 बाय 3 मल्टीप्लाई 3, एंड लिमिट इज फ्रॉम 0 to 3। ये डायरेक्टली कर लिया है। फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन x रेज टू द पावर n dx इज इक्वल टू x रेज टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1। क्या होता है, जो पावर होती है, जैसे कि यहाँ पे पावर 2 थी, सो जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस 1, सो 3 हो गया, डिवाइडेड बाय जो पावर में आएगा वही डिनोमिनेटर में। सो जैसे कि x की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1, सो हो जाएगा t की पावर 2 प्लस 1 विच इज 3 डिवाइडेड बाय 3। हेयर ये प्लस है, सो हमारे पास क्या बचा, 1 प्लस आयोटा बाय 3। अब पहले अपर लिमिट पुट करेंगे विच इज 3 माइनस लोअर लिमिट, सो अपर लिमिट हो जाएगी 3 क्यूब डिवाइडेड बाय 3 माइनस 3 क्यूब डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई 9 प्लस 2 आयोटा मल्टीप्लाई 3 क्यूब डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर माइनस 0। जब 0 पुट करेंगे तो ये ओवरऑल 0 हो जाएगा। देन हमारे पास क्या बचा, 1 प्लस आयोटा बाय 3, एंड यहाँ पे ये हो जाएगा 3 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर बाय 9, एंड इट इज प्लस 2 आयोटा एंड 3 स्क्वायर 3। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, इट इज 1 प्लस आयोटा बाय 3
हमारे पास ये बचेगा 3 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर बाय 9, सो हो जाएगा 9 माइनस 3 स्क्वायर बाय 9, ये तो कैंसिल ही हो गया, सो इट इज 9 माइनस 1 प्लस 2 आयोटा 3, सो इट इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा बाय 3, 9 माइनस 1 8 प्लस 2 मल्टीप्लाई 3 इज 6 आयोटा। अब जस्ट इसका प्रोडक्ट लेना है, सो ये हो जाएगा 8 प्लस 6 आयोटा प्लस 8 आयोटा बाय 3 प्लस 6 आयोटा स्क्वायर बाय 3, अगेन आयोटा स्क्वायर माइनस 1, सो ये हो जाएगा 8 प्लस 6 आयोटा प्लस 8 आयोटा बाय 3 माइनस 6 बाय 3 विच इज 2, सो ये रियल पार्ट बचा 8 एंड 2, सो 8 माइनस 2 प्लस 6 आयोटा प्लस 8 आयोटा बाय 3, इसको सॉल्व कर लेंगे एलसीएम, so it is 18 iota plus 8 iota by 3, so it is 6 plus iota common remaining 18 plus 8 by 3, so finally answer is 6 plus iota 18 plus 8 26 by 3. So this is the solution of the integral f of z dz over c. हमें कर्व क्या गिवन था, y is equal to x by 3, हमें लाइन गिवन थी, सो दैट्स हाउ हम लाइन इंटीग्रल ऑफ अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन सॉल्व कर लेते हैं, बस हमें पैरामीटराइजेशन यूज करना है एंड देन इट इज डन। पाथ आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास ये गिवन होता है कि पाथ कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, जैसे कि इसमें हमें गिवन था 0 to 3 प्लस आयोटा, सो उससे हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि x कहाँ से कहाँ तक है, y कहाँ से कहाँ तक है। z के लिए हमने पैरामेट्रिक इक्वेशन फॉर्म करी यूजिंग द कर्व, कर्व हमें गिवन था y इज इक्वल टू x बाय 3, सो पैरामेट्रिक इक्वेशन बनाने के लिए इधर हम x को t लेते हैं और y को t लेते हैं, सो हमने x को t लिया, अगर हम y को t लेके करेंगे देन इट विल स्टिल द सेम आंसर, क्योंकि अगर हम y को t लेंगे सो हमारा x हो जाएगा 3t एंड जो वेरिएशन होगा t का वो कहाँ से कहाँ तक होगा 0 to 1, सो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास सेम ही इंटीग्रल आएगा, बस हमने पैरामेट्रिक के लिए शिफ्ट कर दिया, हमने x की जगह y को t ले लिया, देन पैरामेट्रिक इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी, हमें डेरिवेटिव चाहिए होगा xt और yt का, उसकी वैल्यू पुट करेंगे एंड देन ये सॉल्व हो जाएगा, सिंपल हमारे पास पूरा इंटीग्रल t की फॉर्म में आएगा, लिमिट पुट कर देंगे एंड इट इज डन, सो हमें जस्ट पैरामेट्रिक इक्वेशन फॉर्म करनी होती है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कॉशीज इंटीग्रल थ्योरम। अब इससे हमारे पास जो इंटीग्रल होता है ना वो डायरेक्टली जीरो हो जाता है, बट उसमें कंडीशंस क्या क्या है, सो इफ f of z is analytic, so theorem is if f of z is analytic in a simply connected domain D, then this integral f of z dz over c is equal to 0, जिसमें c is a simple closed curve lying within this domain D. So अगर हमारे पास फंक्शन एनालिटिक है एंड जो डोमेन है वो सिंपली कनेक्टेड डोमेन है, कर्व हमारा क्लोज्ड कर्व है, सो ऐसा इंटीग्रल हमारा क्या हो जाता है डायरेक्टली जीरो। सो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो अब इसमें सिंपल क्लोज्ड कर्व क्या होता है, अ सिंपल क्लोज्ड कर्व in a complex plane is a curve which starts and end at a same point. Suppose we have a curve gamma and endpoints we have is a and b, such that gamma a is equal to gamma b. Then this curve is a simple closed curve. For an example, a circle. This circle is a simple closed curve. And next we have simply connected domain. So ये एक ऐसा डोमेन है जिसमें कोई होल्स नहीं है, लाइक सपोज हमारे पास ये कंप्लीट डोमेन है, यहाँ पे एक पॉइंट है, इस पॉइंट के पास आने के लिए वी कैन श्रिंक दिस एज मच एज वी वांट, बट अगर इसमें हमारे पास ये होल्स आ गए दो, सो दिस इज नॉट सिंपली कनेक्टेड, यहाँ पे ये दो वैकेंसीज आ गई हैं। अगर कोई डोमेन है जिसमें सारे ही पॉइंट्स डोमेन के हैं, सो वो हमारा सिंपली कनेक्टेड डोमेन हो जाता है। सो इसकी डेफिनेशन क्या होती है, सो सिंपली कनेक्टेड डोमेन क्या होगा, अ सिंपली कनेक्टेड डोमेन D is a domain such that every simple closed curve in D contains only points of the domain. So इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। Suppose we have a domain D of all the points belongs to the set of complex number such that mod z is less than 1. So ये जो डोमेन होगा इसमें हमारे पास क्या होंगे, वो सभी पॉइंट्स होंगे जहां पे हमारे पास सर्कल फॉर्मेशन होगी जिसका रेडियस क्या होगा 1 से छोटा। अब ये जो हमारे पास डोमेन है ये सिंपली कनेक्टेड है, व्हाई, बिकॉज तो ये डोमेन एग्जांपल है विच इज सिंपली कनेक्टेड। व्हाई हम कह रहे हैं कि डोमेन सिंपली कनेक्टेड कब होता है, जब सच दैट एवरी सिंपल क्लोज्ड कर्व
कोई भी सिंपल क्लोज कर्व, आई मीन सभी सिंपल क्लोज कर्व जो डोमेन में है वो डोमेन्स की पॉइंट कंसीडर करें, सिर्फ डोमेन के पॉइंट्स कंटेन करें। सो हमारे पास ये सर्कल है, अब इसके अंदर जो भी पॉइंट्स होंगे वो डोमेन के होंगे। अब इसको एक कॉन्ट्राडिक्टरी एग्जांपल से समझते हैं। हमारे पास सपोज डोमेन गिवन है z belongs to C such that 1 is less than mod z is less than 2। ये क्या होता है? दिस इज अ सर्कल ऑफ रेडियस 2 एंड दिस इज सर्कल ऑफ रेडियस 1। सो ये एनालिस पॉइंट हो जाता है, राइट? अब इसमें वी आर सेइंग दैट दिस वन इज नॉट सिंपली कनेक्टेड। व्हाई? बिकॉज ये वाला जो पार्ट है, दिस पॉइंट जो ओरिजिन के पास है डज नॉट लाइज इन द डोमेन। डोमेन में कौन सा पार्ट आ रहा है? सिर्फ ये वाला पार्ट। एंड हम कह रहे हैं कि जो भी कर्व है डोमेन के अंदर वो सभी पॉइंट्स डोमेन में लाई करने चाहिए। अभी जो बीच में सर्कल है ये भी तो कर्व ही है, सिंपल क्लोज कर्व है, राइट? सो इसके जो पॉइंट्स हैं वो भी डोमेन के होने चाहिए। आई मीन इट मस्ट कंटेन ऑल द पॉइंट्स ऑफ द डोमेन, बट इसमें तो डोमेन का पॉइंट है ही नहीं, सो इट इज नॉट सिंपली कनेक्टेड। और इजीली हम ऐसे समझ सकते हैं कि वो प्रॉपर एक सर्कल हो या फिर प्रॉपर डोमेन हो जिसमें कोई भी होल्स ना हो, सच दैट अगर हम किसी भी पॉइंट की तरफ उस सर्कल को श्रिंक करें तो कोई रेस्ट्रिक्शंस ना है। सपोज इसको अगर हम श्रिंक करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे ये जो होल्स है ये कहीं ना कहीं पे उसे रोक देगा, सो ये श्रिंक नहीं हो पाएगा प्रॉपरली। सो दैट्स हाउ हम सिंपली एंड सिंपली कनेक्टेड डोमेन में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो कॉशी इंटीग्रल थ्योरम में सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या होती है कि जो डोमेन होना चाहिए वो सिंपली कनेक्टेड होना चाहिए और फंक्शन एनालिटिक होना चाहिए उस डोमेन में। अगर ऐसा होगा तो इंटीग्रल हमारा क्या हो जाएगा? 0। एंड सी हमारा क्या होता है? सिंपल क्लोज्ड कर्व। सो हमारे पास ये होती है कॉशी इंटीग्रल थ्योरम। नेक्स्ट है कॉशी गॉर्सेट थ्योरम। वो क्या करती है? उसके लिए हमें सिंपली कनेक्टेड डोमेन की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर डोमेन सिंपली कनेक्टेड नहीं है तो हमारे पास इंटीग्रल की क्या फॉर्म आएगी वो देखेंगे। So Cauchy-Gaussian theorem says that if f of z is analytic on and inside the simple closed curve C, then integral f of z dz over C is equal to 0। So इसमें ये कंडीशन रिमूव हो गई है कि जो डोमेन है उसका सिंपली कनेक्टेड होना जरूरी है। अगर हमें फंक्शन गिवन है जो कि एनालिटिक है, जो क्लोज्ड कर्व है C उसके अंदर, देन उसका इंटीग्रल क्या हो जाता है? 0। सो फॉर एन एग्जाम्पल हमारे पास सपोज f ऑफ z फंक्शन आता है 1/z-1 एंड जो कर्व हमें गिवन है इट इज mod z इज इक्वल टू 1। अब इसमें इसे 2 ले लेते हैं, 1/z-2 एंड हमें कर्व गिवन है mod z इज इक्वल टू 1। अब इसको ड्रॉ करते हैं। mod z इज इक्वल टू 1 का क्या मतलब है? ये सर्कल की इक्वेशन है जिसमें सर्कल इज सेंटर्ड एट 0 एंड उसका रेडियस क्या है? 1। सो सेंटर एट 0 एंड रेडियस इज 1। क्योंकि सर्कल की इक्वेशन क्या होती है? mod z माइनस z नॉट इज इक्वल टू r, जिसमें r हमारा होता है रेडियस एंड z नॉट होता है हमारा सेंटर पॉइंट। अब हमें mod z इज इक्वल टू 1 गिवन है, तो 1 हो गया रेडियस एंड z नॉट क्या हो गया? 0। अब z नॉट 0 है, इसका मतलब x नॉट भी 0 है। z नॉट का क्या मतलब है? x नॉट प्लस आयोटा y नॉट इज इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब है? x नॉट भी 0 है एंड y नॉट भी 0 है। इसका मतलब है कि पॉइंट्स क्या है? 0,0 विच इज ओरिजिन पॉइंट। सो हमारे पास सर्कल आएगा सेंटर्ड एट ओरिजिन विद रेडियस 1। सो अब इसका रेडियस 1 है एंड हमें यहाँ पे जो फंक्शन गिवन है इट इज f ऑफ z इज इक्वल टू 1/z/2, z माइनस 2। अब इसमें ये जो फंक्शन है इट इज नॉट डिफाइंड एट पॉइंट 2, राइट? मतलब अगर z की वैल्यू 2 हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगा? 1/0 विच इज नॉट डिफाइंड। बट इसमें जो 2 है ये यहाँ पे 1 है एंड दिस इज 2। ये जो 2 है ये इस कर्व के बाहर लाई कर रहा है। सो जो फंक्शन है वो एनालिटिक तो है इस कर्व के अंदर, बट जो 2 है वो इस कर्व से बाहर है। सो इससे फर्क नहीं पड़ेगा। हमें क्या चाहिए कि फंक्शन एनालिटिक हो इस कर्व के अंदर। अब इस कर्व के अंदर तो हर पॉइंट पर एनालिटिक है। अब जिस पॉइंट पे एनालिटिक नहीं है वो दैट इज 2, वो पॉइंट तो कर्व के बाहर है। सो इससे हमें फर्क नहीं पड़ता। सो हमारे पास क्या बचेगा? f of z है एनालिटिक ऑन एंड इनसाइड द सिंपल क्लोज्ड कर्व C। बस इसका एनालिटिक होना जरूरी है इस कर्व के अंदर। सो ये पूरा फंक्शन क्या है? f of z इज एनालिटिक ऑन एंड इनसाइड C। इस C के अंदर एनालिटिक है, देन डायरेक्टली ये क्या हो जाएगा? इंटीग्रल 1/z-2 dz ओवर दिस कर्व C इज इक्वल टू 0। सो डायरेक्टली ये क्या हो गया? 0,
वी डिड लाइन इंटीग्रल, कॉशी इंटीग्रल थ्योरम एंड कॉशी-कॉर्सेट थ्योरम, जिससे हमें पता चला कि इंटीग्रल कैसे सॉल्व होता है। इन दोनों से हमारे पास डायरेक्ट रिजल्ट आता है एंड लाइन इंटीग्रल सॉल्व करने के लिए हमें पैरामीटराइजेशन यूज करना होता है। सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो।